राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, ये जो है आपके मैथ के 30 प्रश्न हैं और मैथ में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। मैथ की वजह से उनका सीटेट रह जाता है। तो इस बार ऐसा नहीं होना है। आपको क्या करना है कि आपको पूरी वीडियो देखनी है। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और मैथ के सारे क्वेश्चन एक बार देखें, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए बता रहा हूँ। मुझे पता है कि कंटेंट में कोई कमी नहीं, लेकिन वीडियो में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि मैं आपके जूम करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए और आपको बहुत जल्दी वीडियो भी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलने लगेगी। तो पहला क्वेश्चन है, 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने केले शेष रह जाएंगे। तो 32 छः बंदरों में बांटा गया तो 0 1 2 3। तो 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटने पर क्या होगा। 6 से आप 32 का भाग 6 से दे देंगे। तो आप 5 बार गया तो 6 पंजे 30 होते हैं, 2 केले बच जाएंगे तो 2 शेष रह जाएंगे। बिल्कुल सही, सी आपका सही उत्तर है। चलिए, यदि एक विद्यार्थी 2 अंक की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है, तो प्राप्त योगफल होगा 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 7 से विभाज्य और 11 से विभाज्य। तो डी है आपका 11 से विभाज्य। 2 अंकों की वह संख्या 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो आपके होगी 10y प्लस एक्स। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, 11x प्लस 11y, तो 11x प्लस वाई, तो 11 आपकी हो गई। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियाँ बनाई। इनकी संख्या 50 से कम है। अम्मू ने देखा कि यदि इन्हें 2 या 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। अब उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है। न्यूनतम कितनी जलेबियाँ बचेंगी। तो अम्मू की माँ द्वारा बनाई गई जलेबियों की संख्या 2 3 7 का एलसीएम 42। 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करने पर शेष जलेबियाँ 42/5, 2 आपका शेष रह जाएगा। तो आपका सही उत्तर है बी। 3 बहनें अन्ना, लाया और सना एक पिकनिक पर गईं। उनकी माँ ने उन्हें 100 के 3 नोट और 50 का 1 नोट दिया। उन्होंने 20 रुपये प्रति बोतल की दर से 4 बोतलें जूस खरीदा। उन्होंने शेष धनराशि को समान रूप से आपस में बांट दिया। सना का भाग कितना होगा। तो आप उन्होंने कितने दिए, 350 रुपये दिए और 100 रुपये का जूस खरीद लिया, ठीक है। अब 350 250 बचे और वो 3 लोग थे। 3 लोगों ने बराबर बांट लिया 250 को। तो आपका कितना होगा एक के हिस्से में। तो 3 बहनों की उनकी माँ द्वारा प्राप्त किए गए 3 × 100 50, 350। जूस खरीद लिया कितने का, 20 × 4, माफ़ करिएगा मैंने 5 जोड़ दिया। तो 20 × 4 20 रुपये का 1 गिलास के 4 गिलास खरीदे मैंने, वहाँ 5 के, तो 80 रुपये का जूस खरीद लिया। और तीनों बहनों के पास बची शेष राशि कितनी हो गई, 270। तो 270 को तीनों बहनों में समान रूप में बांटने पर अब जितना अमाउंट बचा है उसमें 3 का भाग दे दो। 3 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 90। तो 270 भाग 3। शिक्षक बोर्ड पर 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है तथा नैना और राजुल से इस प्रकार लिखने के लिए कहता है। राजुल को एक वृत्त में 80 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। नैना को दूसरे वृत्त में 110 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। इन वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या क्या है। A2, B5, C10 और D20। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी हो जाएगा 10। संख्या 2,76,578 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो वो आपको बताना है कितना, 59,993, 59,903, 59,300 और 63,000। तो 7 का स्थानीय मान आइए देखते हैं। तो आपका कितना है, 2,76,578 में 7 का स्थानीय मान 2 बार 7 आया है। एक 10 की जगह पे आया है, एक 10,000 की जगह पे, ठीक है। तो आपका कितना का 70,070 कितना हो गया
अंतर कितना आ गया 70,000 में 70 माइनस करें तो 69,930। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये कितना हो गया 69,930। किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या है? A3, B5, C6 और D7। तो आपका बी सही उत्तर है, बी है आपका 5। निम्न में से किन आकृतियों के युग में सममित रेखाओं की संख्या समान होती है? समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, पतंग और समांतर चतुर्भुज, वर्ग और आयत, आयत और समचतुर्भुज। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी हो जाएगा आयत और समचतुर्भुज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका आकृति, सममित रेखा, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज। ये आपको अगला प्रश्न है आपका किसी घड़ी में 7 बजने पर उसके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के दो कोणों की माप होती है। आपको बताना है जब 7 बजते हैं तो आपको पता है एक किस पे होगी, एक 7 पे होगी सुई और एक कौन से पे होगी 12 पे, तब 7 बजेंगे। तो वो डिग्री पूछ रहे हैं कौन से कोण बनते हैं। तो देखिए ये रही, एक 7 पे है एक 12 पे, तो h = 7 और मिनट वाली होती है 0 पे तब से, और हावर वाली होती है 7 पे। तो कोण ±1/2 60 h - 11 m। तो ये आपका हो गया 210 डिग्री का कोण हो गया, और दूसरा कोण जो होगा वो आपका होगा 150 डिग्री का। एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? जो कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत है और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ABCD आपका सही उत्तर देखिए यहाँ पे C है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आयत हो गया, इधर 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग हो गया, तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो आपका 24 हो गया। और यहाँ 24 आयत का आकृति को ढकने के लिए वर्गाकार टिकट की संख्या 24 टिकट, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग की आकृति को ढकने के लिए टिकट की संख्या 9 टिकट। तो आयत और वर्ग की आकृति को ढकने के लिए आवश्यक टिकटों की संख्या 24 + 9 33 आपका सही उत्तर हो गया। चलिए निम्न में से कौन से भार को 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के बांटों से मापा नहीं जा सकता? कौन से भार को आपको देखना होगा 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम के बांट से नहीं नापा जा सकता? 300 ग्राम, 400 ग्राम, 700 ग्राम और 750 ग्राम। तो डी आपका 750 ग्राम नहीं मापा जा सकता। देखिए 200 + 100 अगर रख देंगे तो 300 ग्राम हो जाएगा आपका, 500 और एक तरफ 100 और रख देंगे तो आपका 400 ग्राम हो जाएगा, और 500 + 200 रख देंगे 700 हो जाएगा, लेकिन 750 ग्राम नहीं रख सकते। ठीक है, देखिए वैसे यहाँ लिखा हुआ है किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है तो खेत का परिमाप है 240 मीटर, 280 मीटर, 560 मीटर और 720 मीटर। तो आंसर बी है, आयताकार खेत की लंबाई 120 मीटर, आयताकार खेत की चौड़ाई 120/6 = 20 मीटर। अतः आयताकार खेत का परिमाप 2 लेंथ + ब्रेड्थ 2 120 + 20 2 × 140 280 मीटर आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है किसी दुकानदार द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दर्शाए अनुसार है। रविवार 350 वस्तु की संख्या, सोमवार को 200, मंगलवार को 300, बुधवार को 250, गुरुवार को 120 और शुक्रवार को 150। तो उपयुक्त दिनों की अवधि में इस वस्तु की बिक्री का प्रतिशत क्या है? 30, 50, 180 और 230। तो डी है आपका 230। वस्तु की उच्च संख्या, वस्तु की निम्न संख्या 350 - 120 = 230। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत है 7.6, 7.4, 5.8, 5.6। तो बी आपका सही है 7.4। प्रथम 5 भाज्यों का औसत ये आप निकाल लीजिए। चलिए
निम्न पैटर्न में अगली दो प्रविष्टियां लिखिए। W2V4U8T16। तो आपका अगला क्या है? ए S18, R18, S32, R32। तो आपका देखिए यहाँ पे पैटर्न में अगली दो प्रविष्टियाँ निम्नवत हैं। W-1V -1U -1T -1S और 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। तो S32 जो होगा वो अगला सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, गणित में प्रभावकारी शैक्षणिक युक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? ऐसे कार्यों का सृजन करना जिनमें एक से अधिक उत्तर आने की संभावना हो, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण करना, औपचारिक कलन विधि से अतिरिक्त दूसरी युक्तियों का उपयोग करना, जिस बच्चे को गणित में कम अंक प्राप्त हुए हैं उस बच्चे को उस सहपाठी के साथ बैठाना जिसके अधिक अंक आए हैं। डी आपका सही उत्तर है। चलिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों के अनुसार उन्हें वरीयता क्रम देना, अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति, प्रक्रियाओं और सूत्रों फॉर्मूला के ज्ञान का टेस्ट लेना। विद्यार्थी की त्रुटि रहित गणना करने की योग्यता की जांच करना। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, संख्याओं और आकृतियों में प्रतिमानों की समझ पर बल देते हुए अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अधिगमकर्ता अपने आप ही संख्या तथ्यों को विकसित कर पाएंगे। अधिगमकर्ता ज्यामितीय आकृतियों के नाम सीखेंगे। अधिगमकर्ता प्रतिमान में पुनरावृत्त होने वाली इकाई को पहचानने में सक्षम होंगे। अधिगमकर्ता मापन की मानक इकाइयों की आवश्यकता की सराहना करने में सक्षम होंगे। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी होगा। गणित के एक पैटर्न प्रतिमान की संख्या, आकृतियों, रंगों, चित्रों आदि की एक व्यवस्था होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो गणित समाज विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम, अनुभव, उपयोग कथन को चरितार्थ करने में सहायता करेंगे? विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भ में एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित, सुव्यवस्थित, निरूपित और उनकी व्याख्या करना, गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करके घर परिवार का बजट बनाना, रोजगार के विविध क्षेत्रों से आए लोगों से मिलना, विशेष रूप से इंजीनियरों से, गणित की विविध प्रश्नोत्तरी और ओलंपियाड में भाग लेना। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए होता है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों द्वारा विविध सामाजिक वैज्ञानिक संदर्भों से एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित, सुव्यवस्थित, निरूपित और उनकी व्याख्यान करना। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल दिया। स्कूल पिकनिक के लिए एक गाड़ी में 12 बच्चों को बैठाया जा सकता है। अगर स्कूल पिकनिक पर 78 बच्चे जाएंगे तो कितनी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी? एक विद्यार्थी ने इसका उत्तर 6.5 दिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकटन करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। यह प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करने वाला है। विद्यार्थी विभाजन की अवधारणा नहीं जानता है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है आपका, शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकटन करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों के बारे में सही नहीं है? वो है आपका किसी पूर्ण के भागों, भिन्न किसी पूर्ण के भागों को निरूपित करता है, भिन्न किसी पूर्ण के शेष भागों को निरूपित करता है,
भिन्न किन्हीं वस्तुओं के संग्रह के एक भाग को निरूपित करता है। भिन्न किसी पूर्ण के केवल समतुल्य भागों को निरूपित करता है। तो डी जो है वो आपका सही है। भिन्न किसी पूर्ण के केवल समतुल्य भागों को निरूपित करता है। तो भिन्न इंग्लिश में आपको पता होगा, भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिखा ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया है। वह वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? दृश्यीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। तो बी जो है विश्लेषण जो है, वैन हेले ने ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर दिए हैं। 1 लेवल 1 चक्षुषीकरण विजुअलाइजेशन, इसमें बच्चा सिर्फ वस्तुओं के आकार को देखकर पहचानता है, जैसे समोसे की आकृति को देखकर त्रिभुज बनाता है। बिस्किट की आकृति को देखकर आयत बताना, रोटी की आकृति को देखकर वृत्त बताना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अरुण समीकरणों का हल खोजने में बहुत अच्छा है, पर सामान्यतः इबारती प्रश्नों का समाधान खोजने में कठिनाई का अनुभव करता है। अधिकांश समय वह पूछता है कि मुझे जोड़ना है या घटाना, मुझे भाग करना है या गुणा। इस प्रकार के प्रश्नों क्या सुझाते हैं? उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है, उसमें संख्या संक्रियाओं की समझ में कमी है, वह जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, वह कक्षा में व्यवधान डालने के मौके ढूंढता रहता है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है, उसमें प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है। चलिए अगला प्रश्न है, सुश्री हर्षदीप एक प्राथमिक कक्षा की गणित की शिक्षिका अपने अधिगमकर्ताओं में संख्या पूर्व अवधारणाओं को सुदृढ़ करना चाहती हैं। वह समझाती हैं कि 2 मिनट में निहित है, कि 3 में 1 और 2 निहित हैं, 4 में 1, 2 और 3 निहित हैं, और इसी तरह आगे भी वह किसी संख्या पूर्व अवधारणा पर बल दे रही है। और 4 में 1, 2 और 3 निहित हैं। एक सेकंड दोस्तों, हाँ, तो ए है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, एककी संगति, पदानुक्रमिक समावेशन, गणना, संरक्षण। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है पदानुक्रमिक समावेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आपका, एक गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। सुमिता के पास 12 टॉफियां हैं, जबकि अस्मिता के पास 18 टॉफियां हैं। सुमिता की तुलना में अस्मिता के पास कितनी अधिक टॉफियां हैं? एक विद्यार्थी कहता है। उत्तर 12 + 18 = 30 टॉफियां। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी दिया गया है? यार सही। तो देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है दोस्तों, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। विद्यार्थी समस्या को समझ गया, परंतु लापरवाही के कारण उसने एक अभिकल्पनात्मक त्रुटि की है। विद्यार्थी ने योग की संक्रिया को इबारती सवाल में संकेत शब्द मूल शब्द अधिक के साथ संबंध कर दिया। डी है आपका। ऐसी गलतियां आम हैं क्योंकि इबारती सवालों को प्राथमिक कक्षा में अधिगमकर्ताओं द्वारा हल किया जाना बहुत ही कठिन है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। विद्यार्थी ने योग की संक्रिया को इबारती सवाल में संकेत शब्द मूल शब्द अधिक के साथ संबंध कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में एक शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। कंठस्थ करने पर, क्योंकि बच्चे विद्यालय में एक कोरी स्लेट जैसे आते हैं। बच्चे के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर, सूत्रों को कंठस्थ करने पर, गणित में लिखित अभ्यास करने पर। तो आपका बी जो है वो सही उत्तर है, बी है बच्चे के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर। चलिए, हम गणित इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें अंतर्निष्ठ सरसता है जो कि अधिगमकर्ता को हर्ष और आनंद प्रदान कर सकता है। यह कथन उजागर करता है गणित के व्यवहारिक मान को, गणित के ज्ञान मीमांसात्मक मान को,
गणित के प्राकृतिक मानकों, गणित के सौंदर्य परक मानकों, तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, गणित के सौंदर्य परक मानकों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है। निष्ठा, निपुण भारत, FLN और दीक्षा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है बी, आपका सही उत्तर है। चलिए, गुरविंदर अपनी कक्षा में विद्यार्थियों का नियमित रूप से टेस्ट लेता है और उनके अंकों की तुलना भी करता है। वह प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाता है, जैसे कि औसत अंक प्राप्त करने वाले, औसत से कम और औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? मानदंड संदर्भित, रचनात्मक, मानक संदर्भित और पूर्व अनुमानिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों मानक संदर्भित, आपका सही उत्तर है। यहाँ आपके मैथ का 30वां प्रश्न है और इसके बाद जो है आपके EVS के 30 प्रश्न की मैं आपको क्लास दे दूंगा। आपको पूरी 5 सब्जेक्ट मैं आपको एक दिन में दे दिया करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिगमकर्ताओं के गणितीय भाषा और संप्रेषण को विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? बच्चों को समूह में गणितीय समस्या पर काम करने तथा कक्षा में अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के अवसर उपलब्ध कराना। अंग्रेजी भाषा के शिक्षक को गणित में विशिष्ट रूप से उपयोग होने वाले शब्दों को सीखने में बच्चों की सहायता करने के लिए कहना। प्रतीक चिन्हों, चित्रों आदि जैसे निरूपण के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके इबारती सवालों को दोबारा पुनः व्यक्त करने में बच्चों को सहज सुगम करना। और है आपका जहाँ भी संभव हो विचारों और तर्क वितर्कों को संप्रेषित करने के लिए मानक गणितीय अंकन चिन्हों के उपयोग हेतु परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका बी, गणितीय भाषा और संप्रेषण विकसित करने के लिए प्रभावी गतिविधियाँ। बी आपका सही उत्तर है। तो यहाँ आपके मैथ के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आपकी EVS की आपको क्लास आपको इसके बाद मिलेगी। तो आपको सुबह एक 7 बजे क्लास मिल रही है, एक आपको मैं 11 बजे दूंगा और एक 1 बजे, एक 3 बजे, एक शाम को 7 बजे। 5 आपकी हो जाएंगी और 5 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।